फर्स्ट आपका चैप्टर का जो नेम है, वो चैप्टर का नेम है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। सो बेसिकली आज हम जो चैप्टर रीड कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊँगा, उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कराई जाएगी उनकी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस जो है कराऊंगा फिजिक्स का। ठीक है। जो आपका इस बार क्लास 12th सेशन 2025-26 में जो सिलेबस रहेगा उसको आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आपके सामने चैप्टर फर्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। सो फर्स्ट जो टॉपिक आता है मैं आपको बता दूं, जो ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की। ठीक है। और उसी से आपका जो है चैप्टर निकल के आया है फर्स्ट जो है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट में रखकर उनकी स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फोर्स acting between the static charges, electric field and electric potential due to these static charges। इसके अंतर्गत जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम रीड करने वाले हैं आगे टॉपिक, ठीक है, स्टैटिक चार्ज रहेगा। ये तो आपको यहाँ से कंफर्म हो ही गया है कि जो टॉपिक है आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने अभी आपको बताया कि जो चार्ज है वो रेस्ट में रहते हैं, तो स्टैटिक चार्ज रहेंगे। साथ ही साथ जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका सेकंड चैप्टर होगा ड्यू टू दीज स्टैटिक चार्जेस। ओके। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है बेटा चार्ज, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया था बार बार, आप देखोगे यहाँ पर जो वर्ड है वो आ रहा है चार्ज। ठीक है। चार्ज क्या होता है उसी को हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा यहाँ पर चार्ज क्या है। बेसिकली इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, या फिर अल्फा पार्टिकल ETC, ड्यू टू विच वन पार्टिकल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल। ठीक है। जिसके कारण एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? चार्ज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चार्ज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज द मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इन द सेम वे चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था बेटा? देखिएगा, एक बॉडी थी, उस बॉडी को आपने जो है 1 कंसीडर कर लिया, जिसका मास क्या है? m1 है, और उससे r डिस्टेंस पर एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, और दोनों ही बॉडी के बीच यदि डिस्टेंस स्मॉल r जो है रही हो, तब यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है Fg, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आता है बेटा G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, और 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है।
सो यहाँ पर जिस तरीके से मास रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, इन द सेम वे यहाँ पर बेटा चार्ज जो है रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? बढ़ते आगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। अब टाइप्स ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज जो है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के आपके चार्ज होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के हमने चार्ज बता दिए। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो समझना है आप लोगों को। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि या तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए या फिर आप जो है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। तो आप देखोगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आप लेकर के चलते हैं, जैसे कि डायग्राम फर्स्ट में दिखाया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पर। इसमें आप देख रहे होगे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? रिपेल ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर रहेगी, और Q2 जो चार्ज है वो Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से यदि हम दोनों ही नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें, तो नेगेटिव चार्ज कंसीडर करोगे, एक आपका चार्ज माइनस का Q1 हो गया और दूसरा जो चार्ज है वो माइनस का Q2 हो गया। तो यहाँ पर माइनस का जो Q1 चार्ज है वो माइनस Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा नेचर का होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा। सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जो माइनस Q2 चार्ज है वो आपका माइनस Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो भी कैसा होगा बेटा? रिपल्सिव नेचर का रहेगा। ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज आप कंसीडर करोगे उससे दूर रह जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है बेटा वो होती है अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया आपने, दूसरा आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ज आपने पॉजिटिव लिया Q1, जैसे कि आप थर्ड डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो एक चार्ज आपने लिया पॉजिटिव प्लस का Q1, दूसरा जो चार्ज लिया वो नेगेटिव माइनस का Q2 चार्ज लिया। तो Q1 चार्ज के कारण जब Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा बेटा? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन इधर रहेगी। और Q2 जो चार्ज है, क्योंकि वो नेगेटिव है और Q1 जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो Q2 चार्ज पर यानी कि Q2 जो चार्ज होगा वो जो फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज पर वो कैसा होगा बेटा? वो कैसा होगा? वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो वो आप देखोगे कि Q1 जो चार्ज है उस पॉइंट पर यदि फोर्स लग रहा होगा तो उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर रहेगी? माइनस Q2 चार्ज की तरफ रहेगी। आई होप सो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि हमने ये तो बता दिया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज हम किसको कहते हैं। अब आप कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला जो पॉइंट है ये कि हम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? चार्ज जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम स्केलर क्वांटिटी ही कहेंगे, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है।
ओके, सो नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर यूनिट, जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, देखिएगा चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q=I=Q/T। तब यहाँ से Q=I×T लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तब यहाँ पर आप जो है कह सकते हैं कि Q हो जाएगा करंट। देखिए जो I है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। वो क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए, यूनिट लिख रहे हैं ना, तो चार्ज जो होगा क्यू वो हो जाएगा बेटा करंट की यूनिट एम्पियर। और टी जो है यहाँ पर है टाइम, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये हो गया ए एस। अब चार्ज की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, या फिर इस एम्पियर सेकंड को हम जो है क्या कहते हैं? कूलाम। क्या कहते हैं बेटा? कूलाम। तो ये फिर हम कह सकते हैं जो चार्ज की यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, इज कूलाम, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गई? कूलाम हो गई। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी इक्वल हो गया बेटा एम्पियर सेकंड के। सी किसके इक्वल हो गया? एम्पियर सेकंड के, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालें, किसका? इसी का, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से आप देखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा Q एम्पियर को हम ए लिखेंगे और सेकंड को हम टी लिखेंगे। तो इसलिए हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या कह देंगे? AT। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो टॉपिक है चार्ज वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। अब जो है हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अगला टॉपिक है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ये देखिएगा, ये टॉपिक है आपका कूलाम्स लॉ। सो कूलाम्स लॉ किसको कहते हैं? अब हम बात करें कूलाम्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स, कैपिटल एफ से हमने रिप्रेजेंट किया है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कहना क्या चाह रहा है ये स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया बेटा कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए है डायग्राम, देखिएगा इस डायग्राम में यहाँ पर दो चार्ज आपको दिए गए हैं। एक चार्ज आपका Q1 है और दूसरा जो चार्ज है वो आपका Q2 है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है, ठीक है। तब यहाँ पर हम कहते हैं कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर। देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बेटा? बिटवीन द चार्जेस, यानी कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तब यहाँ से हम जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए मोड के अंदर हमने इन चार्जेस को इसलिए रखा है क्योंकि एक चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही चार्ज आपके पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ही चार्ज आपके कैसे हो?
नेगेटिव हो। लेकिन यदि हम इन चार्जेस को मान लीजिए नेगेटिव है और मोड के अंदर रखते हैं, तो जब इन मोड को हटाते हैं तो वैल्यू कैसी आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। इसी तरीके से सेकंड जो इक्वेशन होगी, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसको हम जो है इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन या इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को यदि इक्वेट किया जाए तब जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप देख रहे हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दीजिए। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁹। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9 × 10⁹। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसकी मैंने यूनिट अभी छोड़ दी है, यूनिट अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से इसकी यूनिट आएगी, उसके बाद मैं यूनिट को इसमें लिखूँगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। अब जो मैं बताना जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। एक तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के और इक्वल टू 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, देखिएगा, यदि मीडियम एयर है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, या तो मीडियम एयर हो या फिर वैक्यूम हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम जो है ये एप्सिलॉन नोट जो है, मैं यहाँ पर लिख दूँ एप्सिलॉन नोट क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, ऑफ एयर या फिर वैक्यूम या फिर स्पेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यदि मीडियम आपका जो है एयर दिया गया है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है एप्सिलॉन नॉट लेकर चलते हैं। और यदि यहाँ पर कोई मीडियम आ जाए, इन केस ऑफ एनी मीडियम, यदि कोई मीडियम यहाँ कंसीडर कर लिया जाए तो उस केस में हम जो है फॉर्मूला जो लगाते हैं F इक्वल टू, वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन m आता है बेटा। ठीक है, क्या आ जाता है, एप्सिलॉन m Q1 Q2/r²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में जिस केस में आपका कोई मीडियम दिया गया हो। ठीक है, ये आपको बात समझने वाली बात थी, आपने समझ ली अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो ये कब होता है, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई मीडियम कंसीडर कर ले, यहाँ पर कोई भी मीडियम मान लीजिए, एक चार्ज आपका जो है हम मान लेते हैं। पहले तो मैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को बता दूं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है। बेसिकली इट इज़ द स्पेस अराउंड ए चार्ज, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परमिट थ्रू इट।
यानी कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करा देना, कि जो एबिलिटी होती है मीडियम की उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अभी जस्ट यहाँ पर समझने की वाली बात ये समझ लीजिएगा कि ये कोई चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, और ये जो मीडियम है यहाँ पर इसको हमने एप्सिलॉन एम यानी कि मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये क्या है, मीडियम है। ठीक है, यदि मीडियम कोई लिया गया है उसकी जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन एम है, देन जो फॉर्मूला होगा फोर्स का वो आपका रहेगा F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि हमने यहाँ पर इसकी यूनिट जो है छोड़ी हुई है 1/4πε0 इक्वल टू था K, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूनिट क्या होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अभी आपको एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मतलब पता चल चुका है, एप्सिलॉन नोट कहते किसे हैं। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, कोई बच्चा यदि लिखना चाहे डेफिनेशन एप्सिलॉन नोट की तो लिख सकता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। ठीक है, सो अब आप बात करेंगे हम यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए वी नो डैट, हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ाया कि F इक्वल टू क्या था बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि जो एप्सिलॉन नोट है हमें ये चाहिए, और यहाँ पर फोर्स को भी आप देख पा रहे होगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन नोट और फोर्स को जो है एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 1/4π और Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1/4π जो है वो कांस्टेंट है। वो क्या है बेटा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट इक्वल टू जो होगा वो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट जो होगी, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, दूसरा जो चार्ज है उसकी भी यूनिट कूलम, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है इसकी यूनिट आ जाएगी। तो जो यूनिट निकाली हमने वो किसकी निकाली बेटा, एप्सिलॉन नोट की। अब आ जाइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर था एप्सिलॉन नोट अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू जो रखी है ये 1/4π एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट क्योंकि अपॉन में है तो एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट आई है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आई है, तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको निकालना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप ये देखिए बेटा, जो कूलम है, कूलम को हम जो है डायरेक्टली डायमेंशंस फॉर्मूले के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि डायमेंशंस फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया गया था, उसमें बताया जाता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हीं को आप डायमेंशंस रूप में रखते हैं। तो कूलम जो है वो इक्वल किसके आया था, आप यहाँ से देखिएगा, कूलम को मैंने आपको बताया था, जो कूलम है यानी कि जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट है तो ये कूलम, तो वो यूनिट जो है किसके इक्वल है, आप देखिए यहाँ पर किसके इक्वल है, कूलम इक्वल टू एम्पियर सेकंड, और जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो कितना आया था 80। तो यहाँ से मैं C इक्वल टू 80 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 80। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A² और T²। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप जो है
न्यूटन को लिख सकते हैं mL/-2, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/-2, और ये हुआ मीटर स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं। तब यहाँ से देयरफॉर डायमेंशनल जो फॉर्मूला आएगा आपका ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा आपका m की पावर हो जाएगी -1, L 1 ये है और 2 ये है, 1 ये और 2 ये, L की पावर हो गई -3 ऊपर जाएगी, T की पावर 2 ऊपर है, 2 नीचे से जाएगी तो T की पावर हो गई +4, A की पावर ऑलरेडी ऊपर ही है 2। तो ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है बेटा बहुत अच्छे से। किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई टॉपिक आपको यहाँ तक पढ़ाया गया समझ ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को एक बार रीस्टार्ट करके देखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक छोटी टर्म और आती है बेटा, वो है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो ये भी आपका जो है पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इक्वल होता है बेटा इसके। तो ये वैल्यू आती कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वैल्यू आती है, देखिएगा कैसे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल है किसके, 9 इंटू 10⁻9 के। तब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 के, और इसको कैलकुलेशन को करके देखिएगा बेटा, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। आई होप सो आपको ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो आगे देखिएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक, बढ़ते आगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहला जो केस है वो असर्शन रीजन का है। तो यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन फॉर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल असर्शन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अदर लेबल रीजन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड ABC एंड D एज गिवन बिलो। आपको क्या करना है असर्शन रीजन में कि ए आपको जो है, जो ऑप्शन ए यहाँ पर दिखाया गया है उसमें बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ऑफ असर्शन। ठीक है, सेकंड जो है बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब आप बी ऑप्शन का सिलेक्ट करोगे। और सी ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, देखिएगा जब आपका असर्शन सही दिया गया है ट्रू हो और रीज़न आपको जो है फॉल्स दिया गया है, तब आप जो है सी ऑप्शन पर जाओगे। ऑप्शन डी यानी कि असर्शन भी फॉल्स और रीज़न भी फॉल्स, दोनों ही फॉल्स आपको कैटेगरी दी गई है, तब आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए आया आपको कुछ समझ यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले बोर्ड लेवल क्वेश्चन हम जो है स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बोर्ड लेवल क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ भी लेकर चलूँगा। पहले आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक जो है 12th क्लास का बन जाए, जिससे कि हम जो है आगे बहुत स्मूथली जो है अपने कॉम्पिटिटिव पार्ट को रन कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, चार्ज टॉपिक आपका है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज एक्चुअली ड्यू टू सरप्लस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाई नॉट प्रोटॉन्स। तो मैं आपको बता दूं बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी का वो एक्चुअली ड्यू टू सरप्लस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सरप्लस का मतलब होता है अधिकता
और डिफिसिट का मतलब होता है कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही जो है कोई बॉडी चार्ज हो पाती है। वाई नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन के कारण नहीं। तो उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये आपका सपोज डैट एक एटम है, ये क्या है, एटम है, और इस एटम में यहाँ पर एक जो है न्यूक्लियस लिया गया है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में रहते हैं बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट सेल में जो है रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के साथ रिजिडली बाउंडेड रहता है, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंडेड रहता है, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो यही कारण है कि कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो किसके कारण हो पाती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, तभी कोई बॉडी जो है चार्ज हो पाती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आप इसका आंसर यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड एंड प्रोटॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इज द मास ऑफ ए बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, गिव रीजन। तो कोई बॉडी हम जो है चार्ज कर रहे हैं तो क्या जो उस बॉडी का मास है वो अफेक्ट होता है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ना कुछ मास रखता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और यदि कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो इसका मतलब उसने इतना मास जो है गेन किया होगा। और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो इसका मतलब उस बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, इतना मास जो है बाहर गया होगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिखा दूँ। ये यहाँ पर इस बॉडी से, ये बॉडी है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला तो बॉडी ने चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस बॉडी पर जो चार्ज आता है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ एक डेफिनेट मास है। तो जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है बॉडी में, जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है कोई बॉडी तो उसका मास जो है कुछ ना कुछ इतना जो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये बॉडी इज चार्ज, आंसर देख लीजिएगा, ये बॉडी इज चार्ज व्हेन इट आइदर गेन्स और लॉसेस इलेक्ट्रॉन सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैज़ ए डेफिनेट मास, देयरफॉर द मास ऑफ ए बॉडी इज अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। क्लियर हो गया बेटा सभी को, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल masses आर टेकन, वन इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज q कूलम एंड अदर एन इक्वल नेगेटिव चार्ज, तो आर देयर masses आफ्टर चार्जिंग इक्वल। जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है बेटा कि यदि यहाँ पर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यदि बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कर रही है, बाहर निकाल रही है, तो एमिट कर रही है, तो उस केस में उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बताया गया आपको कि दो बॉडी है, यानी कि दो स्फीयर आपको जो है यहाँ पर दिए गए हैं। एक स्फीयर तो ये हुआ और एक स्फीयर यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ एक स्फीयर हमने ए कह दिया और दूसरे स्फीयर को हमने क्या कह दिया बेटा, बी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों स्फीयर में एक बॉडी ने गेन किया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और दूसरी बॉडी ने गेन किया नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर आया पॉजिटिव और दूसरी पर आया कैसा, नेगेटिव।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस बॉडी ने जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। ठीक है, तो क्या इन दोनों के मासेस आप लोगों को इक्वल दिख रहे हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था ऊपर कि इलेक्ट्रॉन का जो है एक डेफिनेट मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मास है, तो इस बॉडी से तो इतना मास जो है बाहर निकल गया और इस बॉडी ने जो है इतना मास को गेन कर लिया, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा बेटा? नो। ठीक है, तो ये फिगर बना करके आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, असर्शन दिया गया है यहाँ पर। असर्शन रीजन याद है ना, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, तो उन्हीं बात पॉइंटों को याद रखिएगा। देखिएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब आपको मैं बता दूं बेटा, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन उस पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव रहता है। तो जो रीजन दिया है वो करेक्ट दिया गया है। ठीक है, रीजन सही है, रीजन क्या है? सही है। अब बात कर लेते हैं असर्शन की। तो असर्शन में क्या बताया गया है? असर्शन में बताया गया है, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल विद लोअर फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं बेटा, एक बॉडी आपके पास ए है और एक बॉडी आपके पास बी है। जब ये ए और बी दोनों बॉडी एक दूसरे को रब करती हैं, रब करने से क्या होता है कि एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी बॉडी पर जो है कैसा चार्ज आ जाता है? जब ये बॉडी आपस में रब करेगी तो यहाँ पर एक बॉडी पर जो चार्ज आया वो कैसा आ गया? नेगेटिव, और दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आया वो कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये जिक्र किया है इसने वर्क फंक्शन, ये जो टर्म होती है ना वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन होता है बेटा वो मिनिमम एनर्जी, यानी कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि किसी मेटल सरफेस को वो मिनिमम एनर्जी हम दे दे जिससे कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो आप यहाँ पर ए और बी दो डायग्राम देख पा रहे हैं। तो यहाँ जब हमने इन बॉडी को आपस में रब किया, ये दोनों क्या है बेटा? बॉडी है। तो ये दोनों बॉडी हैं, इन दोनों को हमने आपस में रब किया, तो रब करने पर आप देख पा रहे हैं एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है इस बॉडी ने जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और बी वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा, एमिट किया होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ से समझ आया। तो वर्क फंक्शन क्या बताता है? वर्क फंक्शन बताता है वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, किसी मेटल सरफेस को दे दे हम जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एमिट हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर लोअर वर्क फंक्शन बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो बी पॉइंट, जो बी बॉडी है, उस बी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो पा रहा है, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी पर वर्क कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो असर्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी आपका जो है करेक्ट है। बट यहाँ पर इसमें देखिएगा जो आपका केस है, यहाँ पर देखिएगा इसमें ये बताया गया है कि ए ऑप्शन तो ये कहता है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड आर, असर्शन और रीज़न आर ट्रू, दोनों सही है। एंड साथ ही साथ ये भी कंडीशन बतानी होती है कि रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही है, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो यहाँ पर कहीं भी रीज़न में वर्क फंक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं बताया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज ये तो होते हैं,
लेकिन वर्क फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म नहीं बताई गई है। इसका मतलब ये है असर्शन क्या होगा बेटा, ट्रू होगा, असर्शन करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट आंसर ऑफ असर्शन। तो इसलिए ऑप्शन क्या सेलेक्ट करोगे, बी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया गया है असर्शन। असर्शन क्या है, मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज व्हेन इट इज चार्ज नेगेटिवली। ठीक है, रीजन चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर दोनों ही केस में मैं आपको बता दूं, असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हेन इट इज़ चार्ज नेगेटिवली। जब हम किसी बॉडी को जो है चार्ज करेंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बेटा, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या समझे, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हम समझे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो डेफिनेटली असर्शन जो है क्या हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कोई चेंज नहीं होता मास में, जबकि चेंज होगा। रीज़न क्या दिया, चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी गलत है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जिंग के दौरान होते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि डी ऑप्शन क्या था यहाँ पर, देखिएगा डी ऑप्शन क्या है, असर्शन भी फॉल्स है और रीज़न भी फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो डी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे। नेक्स्ट आपका इसमें आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन देखिएगा, द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीजेज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो डिक्रीज होता है। रीज़न, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉडी गेन नेगेटिवली चार्ज। ये भी गलत, दोनों ही इसमें जो है गलत दे दिए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले तो बात, जब मास ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसका जो मास होता है वो इंक्रीज होता है, वो क्या होता है, उसका मास इंक्रीज। तो ये गलत हो गया। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर, यहाँ पर बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉडी गेन नेगेटिव चार्ज, तो यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है तो उस पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है, इसमें नेगेटिव दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन क्या दिया है, व्हेन वी प्रोड्यूस चार्ज Q ऑन ए बॉडी बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर बॉडी विच गेट ए चार्ज Q इन द प्रोसेस, देन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो है Q1 और Q2, और ये जो चार्ज यहाँ पर दिया गया है, ये जो चार्ज है बेटा यहाँ पर चार्ज Q2 है। ठीक है, और ये यहाँ पर Q1 और Q2 है। क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो वो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दी। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर बताना है, व्हेन वी प्रोड्यूस चार्ज Q ऑन ए बॉडी बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर बॉडी विच गेट्स ए चार्ज Q2 इन द प्रोसेस, देन Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इसमें कहा है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल लगा हुआ है। क्योंकि यदि हम किसी बॉडी को रब करते हैं, तो मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो यहाँ पर दोनों बॉडी को आपस में रब करते हैं, तो एक बॉडी पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव। तो जितना एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो वे क्या कर देंगे, दोनों के दोनों को आप ऐड करो। ठीक है, दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पर दोनों ऐड करोगे तो कितना इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न क्या है, चार्ज ऑन एन आइसोलेट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ जी बिल्कुल सही है, चार्ज जो है होता है आइसोलेट सिस्टम का, वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। वो क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि जो चार्ज है आइसोलेट कैसे रहता है, कांस्टेंट। देखिएगा, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है अनचार्ज बॉडी कंसीडर करें, अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। अब आप यहाँ पर, अब ये अनचार्ज बॉडी हम ये भी तो मान सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इक्वल हो गए, ठीक है। तो यदि हम ये मानकर चले, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाला, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन इतना बाहर गया, तो उस पर जो है बॉडी पर कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज आया, और प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम जो है इक्वल होगा। मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पर आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हुआ इस सिस्टम का? ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इससे ये पूरे का पूरा टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तब फिर से टोटल चार्ज कितना आया? 0। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि आइसोलेट सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। होप सो यहाँ तक समझ आया सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिएगा बेटा, इसमें पहले तो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें चेक इफ़ द रेशो ऑफ ke² G_me/G_me/mp इज डायमेंशनलेस, वेयर के इक्वल टू क्या था? अभी मैंने पढ़ाया था आपको 1/4πε0 था, ठीक है। सो ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम ई जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। जी जो है यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस और वैक्यूम यहाँ पर कंसीडर किया गया है। सो यहाँ आपको बताना है क्या जो इनका रेशो है वो डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो आंसर तो यहाँ पर आप देख ही चुके होंगे कि डायमेंशन लेस है, बट वो आएगा कैसे उसको हम अभी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा, सॉल्यूशन इसमें मैं बता दूँ कि किस तरह से आपको जो है करना है, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें आपको जो है यहाँ हम जानते हैं कि ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज की जो यूनिट होती है ई क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। यदि मैं ई² कर दूँ तो कूलाम स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझिएगा बात को। ई² कर दूँ तो कूलाम स्क्वायर हो गया। अभी मैंने एप्सिलॉन नॉट निकाला था। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। देयरफॉर हम यहाँ से के की यूनिट निकाले 1/4πε0। तो यहाँ से ये हम यूनिट निकाल ले बेटा, ये क्या निकाल ले? यूनिट। तो के जो है 1/4π तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है इस टर्म को आप ऊपर लेके आ जाओगे, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यानी कि के की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पर मास की हम बात करें, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किलोग्राम में ही कंसीडर किया जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन वो भी किलोग्राम में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही जब हम चार्ज को पढ़ा रहे थे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। तब यहाँ से जी की वैल्यू हम निकालेंगे तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर m1 और m2 की जो वैल्यू है देयरफॉर g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम ई एम पी, ये जी की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी दिया गया है। तो ये लेट एक्स इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये हमने मान लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से के की जो यूनिट आई वो क्या आई बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई की जो यूनिट आई वो क्या आई, चार्ज की यूनिट कूलम स्क्वायर। और जी की जो यूनिट आई है वो क्या आई है, यहाँ से देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हम रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ से मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ से आप कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल करिएगा, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो एक्स की वैल्यू आई 1, और 1 जो है यहाँ पर वो डायमेंशन लेस है बेटा। 1 क्या है, 1 है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये आपका आंसर हो गया डायमेंशन लेस। ठीक है, सो आई होप सो आज की जो क्लास हुई है उसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझी होगी, ध्यान दिया होगा। क्लास को कंप्लीट यदि आप देखते हैं तो एक एक बात आपको समझ में आएगी बेटा। ऐसा नहीं है कि कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल बात समझ में आएगी। यदि जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अपनी इस वीडियो को कंप्लीट देखता है तो वो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ जाएगा। ठीक है, सो लास्ट में बस एक ही बात बताऊंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आगे भी कुछ ऐसी ही वीडियो अच्छी आप लोगों को जो है मिलती रहे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा सोमदेव सर के साथ, सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।